अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन का जिक्र करें तो इसमें जो रेगुलेशन लफ्ज़ मौजूद है, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना। लेकिन साथ में जो ऑस्मो लफ्ज़ मौजूद है, इस ऑस्मो का मतलब होता है सॉल्यूट और वाटर, के वाटर और सॉल्यूट इन दोनों को बैलेंस करना, इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो इसके आवाज़ से लिखा हुआ है द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस। कौन सी ऑस्मोटिक कंडीशंस को जो है मेंटेन करना है? वाटर और सॉल्यूट को। इन द बॉडी इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर अगर वाटर और सॉल्यूट को मेंटेन किया जा रहा है तो ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन कहलवाएगा। एनिमल्स में आइदर ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स विद रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, एक जिनके लिए ऑस्मो रेगुलेटर का लफ्ज़ मौजूद है और दूसरे जिनके लिए ऑस्मो कन्फर्मर्स का लफ्ज़ मौजूद है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में अब हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है दीज एनिमल्स दैट कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, वो जहाँ पर रह रहा है, यानी जो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो पानी में रहने वाला जानदार है, जो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जानदार के हिसाब से चेंज है, यानी कि मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर का इन्वायरमेंट है, वो पानी जिसमें जानदार रह रहा है, अगर वो मिसाल के तौर पर खारा पानी है, साल्टी ज़्यादा पानी है, या जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो अगर सोल्यूट कम है या सोल्यूट ज़्यादा है, यानी साल्ट ज़्यादा है या साल्ट कम है, तो ऑर्गेनिज़म उसे बैलेंस कर रहा है अपनी बॉडी के हिसाब से। जो साल्ट और वाटर को बैलेंस करें उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर कह रहे होते हैं। जैसे लिखा हुआ है सच एनिमल्स आर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। ये एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपो कम को ज़ाहिर करता है, यानी एनिमल जिसकी बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उसे हाइपोटोनिक कहा जाएगा। हाइपर ज़्यादा को कहा जाता है, यानी ऐसा एनिमल जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे हाइपरटोनिक कहा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एनिमल के बाहर की तरफ अगर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद है तो बाहर का इन्वायरमेंट कहलवाएगा हाइपरटोनिक। लेकिन जो एनिमल खुद है उसके अंदर सॉल्यूट कम मौजूद होगा तो वो एनिमल हाइपोटोनिक कहलवाएगा। इसी तरह से बाहर का पानी मीठा पानी है, बाहर सॉल्यूट बहुत कम है, तो एनिमल की बॉडी में अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। तो अब हम देखें तो लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वाटर एंड मोस्ट द मरीन एनिमल्स आर ऑस्मोरेगुलेटर्स। सारे के सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स और काफ़ी ज़्यादा मरीन एनिमल्स ये ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि फ्रेश वाटर जो होता है वहाँ का पानी जो होगा वो खारा नहीं होता। तो फ्रेश वाटर का खुद का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। इसी तरह से जो मरीन वर्टिब्रेट्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है, बहुत ज़्यादा खारा इन्वायरमेंट है, लेकिन एनिमल्स का इन्वायरमेंट वो हाइपोटोनिक है। और ये सारे क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट चेंज है तो ये उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, साल्ट और वाटर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो साल्ट और वाटर को बैलेंस करें तो उन्हें हम कह रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब हम दूसरों की बात करते हैं जिन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या हैं? इनके आवाज़ से लिखा हुआ है दीज एनिमल्स दैट चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड द ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स हम उन एनिमल्स को कह रहे हैं जो कि अपने बॉडी के कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे, अपनी बॉडी के सॉल्यूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बाहर के हिसाब से देखते हैं कि बाहर की मीडियम, बाहर का जो सराउंडिंग है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो किस तरह की है। तो जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जाएगी ये वैसे रहेंगे। तो इनके बाद से लिखा हुआ है दीज आर आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आइसो का मतलब होता है सेम, तो ये अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक हो जाते हैं। अब इनके हवाले से लिखा हुआ है कि कौन से ये हो सकते हैं, तो लिखा हुआ है दीज इंक्लूड ऑल द मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। समंदर में पाए जाने वाले जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये सारे ऑस्मो कन्फर्मस होंगे। सम फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स,
कुछ मीठे पानी में पाए जाने वाले, दरियाओं में पाए जाने वाले कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा कि इसके अंदर एक तो इन्वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं, समंदर के सारे इन्वर्टिब्रेट्स ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, और कुछ फ्रेश वाटर के इन्वर्टिब्रेट्स का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं वो भी ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। कौन से लिखा हुआ है? सम मरीन वर्टिब्रेट लाइक मैगजीनी, हैगफिश जो होती है ये भी ऑस्मो कन्फर्मर होती है, एंड एलास्मो ब्रांचेस, और जो शार्क होती हैं, स्केट्स होती हैं, रेज होती हैं जिनको कार्टिलेजिस फिशेस हम कह रहे हैं, ये भी ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। समंदर में पाई जाने वाली बोनी फिशेस जो होती हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेजिस फिशेस हैं ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। मज़ीद लिखा हुआ इनके हवाले से, द अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ द मरीन हैबिटेट इज मेंटेन्ड बाय हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड ट्राई मीथाइल अमाइन ऑक्साइड इन द ब्लड। अब ये जो एनिमल्स हैं ये किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, तो उसकी वजह यहाँ पर ये बयान है कि ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स को ज़्यादा रखते हैं। कुछ केमिकल्स कौन से ज़्यादा रखते हैं? जैसे यूरिया और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इन्हें ये ज़्यादा रखते हैं। अब इन्हें ज़्यादा रखने की वजह क्या है? तो इस हवाले से इस बॉक्स में लिखा हुआ है, इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स द लेवल ऑफ यूरिया टू दिस हाई कंसंट्रेशन वुड डैमेज द प्रोटीन बिकॉज इट इज़ co-trophic denaturing agent that disturbs non-covalent and ionic bonds between amino acid residues। तो अगर यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो प्रोटीन्स को डैमेज कर देगा, क्योंकि यूरिया एक डीनेचरिंग एजेंट है जिसे कोट्रॉफिक कह रहे हैं, और ये उन प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ देगा। आयोनिक बॉन्ड हो गए या कुछ और बॉन्ड हो गए तो उन्हें तोड़ने का ये यूरिया काम कर रहा है। लेकिन जब हमने यूरिया का जिक्र किया था तो हमने ये भी जिक्र किया था कि साथ में ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी मौजूद होता है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड के हवाले से यहाँ पर ये बात मौजूद है, बट द प्रेजेंस ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड हेल्प टू स्टेबलाइज दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द यूरिया। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की वजह से ये फ़ायदा होगा कि प्रोटीन स्टेबल रहेंगे और उनके जो बॉन्ड है वो नहीं टूट पाएंगे यूरिया की वजह से, यानी कि यूरिया का असर जो है कम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यूरिया का ज़्यादा होना यहाँ पर जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन यूरिया का एक नेगेटिव इफेक्ट है जो कि प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ने का है, लेकिन उसे जो है ख़त्म कर रहा है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें मेंटेन रहेंगी, यानी साल्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा बनी रहेगी और प्रोटीन्स भी नहीं टूटेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की वजह से। मज़ीद आगे लिखा हुआ है, दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द ऑस्मोलाइट्स बिकॉज दे इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड्स जिनका हमने जिक्र किया यूरिया और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड का, इन्हें हम ऑस्मोलाइट कह रहे हैं क्योंकि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑस्मो रेगुलेटर्स। इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है, सिंस फ्रेश वाटर एनिमल्स लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने बयान किया कि फ्रेश वाटर के एनिमल्स जो हैं वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी फ्रेश वाटर के एनिमल्स ऐसे हैं जिनका बाहर का इन्वायरमेंट सोल्यूट ज़्यादा वाला नहीं होता। देयरफॉर वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर द बॉडी, तो उनकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा आना लगेगा क्योंकि वाटर हमेशा लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ जाएगा। बाहर का इन्वायरमेंट लो सोल्यूट वाला है लेकिन उनकी बॉडी का इन्वायरमेंट हाई सोल्यूट वाला है, तो वाटर उनकी बॉडी में दाखिल होता रहेगा। एंड दे आल्सो फेस डिफिशेंसी ऑफ साल्ट, और जब वाटर उनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी। सो दे हैव टू लूज एक्सेस वाटर एंड मेंटेन हायर साल्ट शुगर लेवल देन द इन्वायरमेंट। तो उन्हें ये करना है कि उन्हें वाटर अपनी बॉडी से निकालना है क्योंकि वाटर इनकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा वाटर को लॉस करेंगे ताकि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन वो बरकरार रह सके। तो उसके बारे में ये किस तरह से काम करते हैं तो इंशाल्लाह आगे हम इसके बारे में बयान करेंगे कि वो एक तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर चला जाता है इनकी बॉडी से, और साल्ट को भी ये अपने फूड वगैरह से हासिल कर लेते हैं। तो उसके बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे। मज़ीद अगर हम बात करें एनिमल्स की, मरीन एनिमल्स की, तो उसके बाद लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द मरीन टेलिओस्ट बोनी फिशेज आर हाइपोटोनिक टू द सी वाटर। जो बोनी फिशेज हैं, समंदर में पाई जाने वाली मछलियाँ, हमने कहा एक कार्टिलेजेस और दूसरी बोनी फिशेज। कार्टिलेजेस का जिक्र नहीं कर क्योंकि वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। बोनी फिशेज जो हैं वो हाइपोटोनिक होती हैं, समंदर का पानी खा रहा है और उनकी बॉडी का पानी
जो है इतना ज़्यादा खारा नहीं है। तो ऑस्मोसिस कहती है वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट जाएगा। इन एनिमल्स के अंदर लो सॉल्यूट है, तो बाहर इनकी बॉडी से पानी जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, सो दीज फिशेज हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर टू द एनवायरनमेंट स्पेशली अक्रॉस द गिल एपिथेलियम। तो उनकी गिल्स की मदद से पानी इनकी बॉडी से बाहर जाएगा, तो इन्हें पानी की कमी का जो है नुकसान है। तो लिखा हुआ है दे आल्सो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस साल्ट इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। तो क्योंकि इनकी बॉडी से पानी जा रहा है, तो ये पानी को ज़्यादा पिएंगी ताकि बॉडी में पानी ज़्यादा आ सके। लेकिन जब ये ज़्यादा पानी को पिएंगी तो उनके अंदर साल्ट भी ज़्यादा आएगा, तो इनके पास साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक एनिमल्स फ्रेश वाटर जिनके पास साल्ट कम है, और दूसरे एनिमल्स फ्रेश वाटर जिनके पास साल्ट बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों को मसला है, एक को ज़्यादा पानी का मसला, दूसरे को ज़्यादा साल्ट का मसला। फ्रेश वाटर को ज़्यादा पानी का मसला हो रहा है, और मरीन वाटर एनिमल्स को साल्ट का ज़्यादा मसला हो रहा है। दूसरी बात करें टेरेस्ट्रियन एनिमल्स के बारे में, तीसरे पैराग्राफ के अंदर मौजूद है टेरेस्ट्रियन एनिमल्स आर आल्सो हाइपोटोनिक टू द आउटर इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियन एनिमल्स भी हाइपोटोनिक होते हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन इज द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जब एवापोरेशन होती है, तो वाटर उनकी बॉडी में से चला जाएगा, तो वाटर की कमी का उन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा, तो हमारी बॉडी जो है वाटर की कमी का सामना करेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।